आज पॉलिटी का नेक्स्ट सीरीज लेके मैं आया हूँ आप सबके सामने। आज का चैप्टर देखने में बहुत छोटा है और इससे संबंधित अनुच्छेदों की संख्या ज़्यादा रहती है, इसलिए सबसे पहले अनुच्छेद आपको मैं बता रहा हूँ, उनको आप अच्छे से मेमोराइज़ करें। उसके बाद पॉलिटी का ये स्टार्टिंग है एकदम अनुच्छेद 1 से 4 तक, जो हमारा संघ और राज्य क्षेत्र का विवरण मिलता है, उससे संबंधित ये सारे प्रावधान आज हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका स्वागत करता हूं निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पॉलिटी का सीरीज चला रहे हैं, उसके अगले सीरीज को लेकर, अगले टॉपिक को लेकर मैं आया हूं आप सबके सामने। प्री कम मेंस क्लास है, इसमें मैं थोड़ा डीपली आपको बताऊंगा। शुरुआत में आपको प्री के लेवल से अनुच्छेद का विवरण दे दूंगा, अनुच्छेद का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा जिससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम उन स्थितियों को देखेंगे जो संविधान सभा में किस विषम परिस्थिति के कारण राज्यों का कैसे पुनर्गठन हुआ था और भारत एक संघ क्षेत्र कैसे बना था, उससे संबंधित सारे प्रावधान आज हम इस पूरी कक्षा में, अपने पूरे क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। आप एक अच्छे से इसको नोट्स और मेमोराइज करके अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। और आइए स्टार्ट करते हैं। संघ और इसका कार्य क्षेत्र जो है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये आपका अनुच्छेद मिलता है 1 से लेकर 4 तक। भाग संविधान का पहला है। पहला भाग अभी आप पढ़ रहे हैं। इसी तरह करते हुए नागरिकता में जाएंगे भाग 2, मूल अधिकार में भाग 3, ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे, 22 भाग कंप्लीट करेंगे और पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले अनुच्छेद 1 में देखते हैं तो इंडिया या भारत, इन दोनों शब्दों का विवरण मिलता है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों का समूह भारत नहीं होगा बल्कि राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों का समूह बनाने से बचा गया है। अनुच्छेद 1 में इसका विवरण है। अनुच्छेद 1 में आपको भारत या इंडिया दोनों शब्द का विवरण देखने को मिलेगा, एवं राज्यों का संघ बोला गया है। इसका भी अर्थ आप समझते चलें, राज्यों का संघ बोला गया है, राज्यों का समूह नहीं बोला गया है। राज्यों का समूह इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो राज्यों का समूह बनाने पर कल को राज्य को केंद्र से अलग होने की शक्ति प्रदान हो, वैसे क्षेत्र को राज्यों का समूह बोलते हैं। हम आगे आपको बताएंगे। जैसे अमेरिका का संविधान में है, अमेरिका के संविधान में लगभग 50 से ऊपर स्टेट हैं। उन स्टेटों को अलग से शक्ति प्रदान है केंद्र से मिलने से और केंद्र से हटने का, दोनों प्रावधानों को प्राप्त है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कोई राज्य हमारे देश से अलग नहीं हो सकता। कोई राज्य अपने यहाँ विधानसभा में, विधान परिषद में विधेयक लाकर इस देश यानी भारत से अलग होने का प्रावधान या अधिनियम नहीं ला सकता। यह हमारे संविधान में वर्णित है। किसी भी प्रकार का संविधान में कोई भी संशोधन करना होगा तो उस पर केंद्र सरकार यानी भारत सरकार, संसद का पूरा रोल होता है। जबकि बाकी दूसरे जो यूनियन टेरिटरी हैं या जो राज्यों का समूह वाले देश हैं, वहाँ पे ऐसा प्रावधान नहीं, वहाँ राज्यों को भी एक स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं। राज्यों का संघ है, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 में जब आप जाते हैं तो नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का भारत में प्रवेश कैसे होगा उसका पूरा प्रावधान है। नए राज्यों का प्रवेश किस प्रकार से होता है और इसे कैसे हम अपने राज्य में शामिल करते हैं, ये चीज़ अपने देश में शामिल करेंगे, इसका पूरा प्रावधान दिया गया है, जिसकी शक्ति संसद को प्राप्त है। उसके बाद इसी तरह आप देखेंगे अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 में राज्यों का पुनर्सीमा यानी सीमा का आप गठन कर सकते हैं। नए राज्यों का गठन, एक राज्य को बांटकर दूसरा राज्य बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। राज्यों का नाम बदलाव करना, नाम में परिवर्तन करने की शक्ति, ये सभी कुछ संसद को प्राप्त है। ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको यहीं बता दे रहा हूँ कि किसी भी राज्य को, अगर उसके किसी भी राज्य को बांटना है, नए राज्य बनाने हैं, या उसका नाम संशोधन करना है, या उसके सीमा को निर्धारण करना है, तो इससे संबंधित सारे प्रावधान संसद में होंगे। विधानसभा या उस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली से इस बात से सलाह लिया जा सकता है, लेकिन सलाह संसद या राष्ट्रपति मानने के लिए विवश नहीं होते हैं। इसे आप स्पष्ट रूप से समझ लें, संसद ही इस पे मेन भूमिका निभाता है। दूसरा, अध्यादेश के द्वारा इसको नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति एक सामान्य विधेयक के रूप में इसे लाएंगे
और सामान्य प्रक्रिया से ये होगा। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में नहीं गिना जाएगा। ये एक साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का प्रवेश या राज्यों का नाम परिवर्तन संसद कर सकती है। इसमें विधानसभा जो उस राज्य की होगी उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि राज्यों का समूह कहीं भी आपको मिले तो उसके आप टिक न मारे, राज्यों का समूह न होकर राज्यों का संघ है। इसी बात से ये स्पष्ट होता है कि पूरा शक्ति जो है वो संघ यानी केंद्र सरकार के हाथ में होती है। जो इंडिया या भारत राज्यों का समूह बनाया गया है वो देश का नाम दो ही प्रकार से इसमें विवरण है अनुच्छेद 1 में। एक देश का नाम है और दूसरा राज्य पद्धति करने के प्रकार, मतलब यहाँ पर कैसे प्रशासन चलेगी उसके प्रकार हैं। केवल दो में, पहले अनुच्छेद में, दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश है और अनुच्छेद 3 में राज्यों के पुनर्सीमा से संबंधित ये सारे प्रावधान हैं। जैसे ही आप अनुच्छेद 4 में जाते हैं तो अनुच्छेद 4 में जो अभी मैंने आपसे बोला वही बात है कि अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के जो प्रावधान हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया वो साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा, साधारण बहुमत से किया जाएगा, जिसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में उससे अलग होगा। यानी संविधान संशोधन 368 की प्रक्रिया का प्रयोग इन चीज़ों को करने के लिए नहीं किया जाएगा। साधारण बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति का उसमें मेन भूमिका होता है और संसद की मेन भूमिका होती है, उनके द्वारा किया जाएगा। ये प्रारंभिक परीक्षाओं में या छोटे एग्ज़ाम में इस तरह से प्रश्न आते हैं, जिसका यहाँ पे बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया है। इससे संबंधित और जो आपको जानने हैं, जो मेंस या यूपीएससी के प्री में या यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस किसी का भी हो, उसके प्री में पूछा जाता है, थोड़ा डीपली प्रश्न बना के पूछा जाता है इससे, उसे हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से उसे भी आप देखें और कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते चलें। सबसे बाद में आप देखते हैं तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 बहुत बाद में आया था। उससे पहले 1948 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था धर आयोग और जेपीपी समिति। धर आयोग और जेपीपी समिति जो है उसे हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना है, इससे प्रश्न देखने को मिलता है। धर आयोग व जेपीपी समिति, जेपीपी समिति 1949 में बनी थी और धर आयोग 1948 में बनी थी। इससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, उसे आप अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें। इसमें कोई ऐसा आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा कि जब भारत का बंटवारा हो गया और दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, एक पाकिस्तान और एक भारत, तो भारत में 552 ऐसे देसी रियासत हैं जिन्हें भारत में या पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहने का 3 विकल्प दिया गया। तीनों में से किसी पर वो एक पर राजी हो सकते थे, जिसमें अधिकतर देसी रियासतों ने, अगर नंबर काउंट करेंगे तो 549 देसी रियासतों ने भारत में रहने का निर्णय लिया, भारत में शामिल होने का निर्णय लिया बिना किसी दबाव या बाध्यकारी प्रक्रिया के द्वारा। और 3 ऐसे देसी रियासत थे जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। बाद में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, सेना के प्रक्रिया के द्वारा, जूनागढ़ को आम जनमत के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल करने का प्रयास किया गया और वो सफल भी हुआ। जब हम देखते हैं 549 देसी रियासतों का विवरण, बाकी और राज्यों में आदिवासी क्षेत्र, जनजातीय, पिछड़ी जाति, बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जिन्हें अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा का खतरा था, जो भारत में शामिल होने से डरते थे। उन्हें एक प्रकार से मिलाने के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया, जिन समिति के द्वारा कुछ राय विचार लेकर एक अच्छे बहुमत के द्वारा राज्यों का गठन या राज्यों का पुनर्गठन करने का प्रयास था। उसमें सबसे पहला धर आयोग बना था 1948 में, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की मांग को अस्वीकार किया। उसके बाद इस मांग को अस्वीकार करने के बाद सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने की जो मांग थी वो दक्षिण से उठा था, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र से उठा था, जिसे धर आयोग ने अस्वीकार कर दिया। भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन ठीक नहीं है, ऐसा कहा गया था। उसके बाद सरकार को जब विरोध और जन आंदोलन देखने को मिला भाषाई आधार पर
राज्यों का गठन करने की मांग को लेकर तो भारत सरकार ने 1949 में जीवीपी समिति का एक गठन किया, जिसमें इस समिति ने अनौपचारिक रूप से अस्वीकार किया भाषाई आधार पर किसी भी राष्ट्र को शामिल करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हमें देखने को इसमें मिलते हैं जो बाद में कुछ हद तक इस रूप से आगे बढ़ा, जो कि धीरे धीरे करके 1949 में इनकी जो रिपोर्ट आई थी जीवीपी समिति की, उसमें हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे भाषाई आधार पर गठन की मांग इतना तेज और इतना जन आंदोलन हो गया कि भारत सरकार को व्यवस्था के अनुसार इन्हें करना ही पड़ा। वही विवरण हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा कि किस किस राज्य का भाषाई आधार पर गठन हुआ है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है और आपको कंप्लीट मेंस में इसको लिखना पड़ता है। 1949 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो भाषा होना चाहिए उसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद भारत सरकार ने 1953 में भाषा आधार पर कुछ राज्यों का गठन करने के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ा। उसमें सबसे पहला भाषा आधार पर गठन होने वाला राज्य था मद्रास, जो तेलुगु क्षेत्र से संबंधित था और तेलुगु भाषा को लेकर वहाँ पर इसका गठन किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। यानी शुरुआत में 1953 के आसपास आप देखेंगे तो मद्रास को और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन किया गया है। इसे आप स्पष्ट रूप से कहीं नोट डाउन कर लें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये आधार आप उसमें रखेंगे। जिसके बाद ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के इस निर्णय से सभी लोग खुश थे। वहाँ के एक व्यक्ति थे, मद्रास के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु ने कुछ ऐसे चीज़ों को देखकर उन्हें दूरगामी प्रभाव समझ में आया कि भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन करने की मांग को लेकर ये एक अच्छा चीज़ नहीं है, इसलिए क्योंकि राष्ट्र की एकता अखंडता में इससे नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल रखा और बाद में उनका निधन हो गया। ये भी आप पूछा जा सकता है। इसके बाद भाषाई आधार को शांत करने के लिए एक अलग से आयोग बनाया गया जिसका नाम है इसके बाद फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, ये 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था जिसमें एक फजल अली थे और 2 सदस्य और भी थे जिनका नाम था पाड़िक्कर। एक का नाम पाड़िक्कर था और एक का नाम कुंजरू। इन दोनों के साथ 1953 में इसकी गठन की गई है। 1955 में फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है और व्यापक रूप से इसे स्वीकार किया कि पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन इससे एक राज्य और एक भाषा का सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा था, जिसके कारण न चाहते हुए भारत सरकार ने अंत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया, जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। 7वें संविधान संशोधन में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया है, इसे आप नोट डाउन कर लें। और उसके आधार पर बारी बारी करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है। इन 6 केंद्र शासित प्रदेश में और 14 भाषाई आधार पर राज्यों का गठन जो किया गया है, इसे स्पष्ट रूप से हमें समझना है। यही प्रश्न हमसे देखने को मिलता है, बार बार पूछता है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, ये जितने भी राज्य हैं, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, ये सब भाषाई आधार पे हुए। और संघ शासित प्रदेश जो 6 आपके उस समय हमें मिले थे वो थे अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मणिपुर एंड त्रिपुरा। इनका भी गठन किया गया था। बाद में इसे अच्छे तरीके से रिफॉर्म किया गया और रिफॉर्म के अनुसार इसे फिर से बारी बारी किया गया है। तो जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस हिसाब से इसे समझ के किस राज्य को कौन से राज्य का नंबर दर्जा मिला है उसे याद कर लें। ये भी प्रश्न देखने को मिलता है कि कौन सा राज्य किस नंबर के आया था। तो सबसे पहले तो सिक्किम, जिसे आप जान लें 1947 में वहाँ चौग्याल शासन था। 1947 के बाद वहाँ पर जब ब्रिटिश सरकार के अधीन से वो हटे थे, तब उन्हें एक स्वतंत्र राज्य बनने का अवसर दिया गया। 1947 से लेकर 1974 तक उन्हें स्वतंत्र रहने का अवसर दिया गया। 1974 में सिक्किम राज्य ने खुद ही अपना स्वयं से अपना इंटरेस्ट दिखाया, अपनी रुचि दिखाई भारत में शामिल होने के लिए। 1975 में 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उन्हें भारत में शामिल किया गया। यानी सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1974-75 में भारत में शामिल किया गया है। अंतिम, बहुत लेट में होने वाला एक राज्य यही है, सबसे अंतिम, जिसे आप देखेंगे कि भारत में शामिल हुआ।
उसके बाद 22वां राज्य बनकर सिक्किम उभरा भारत के मैप पर। इसके बाद जब देखते हैं तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें और 24वें और 25वें, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें राज्य, 24वें राज्य और 25वें राज्य के रूप में भारत में शामिल हुए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में हुआ है, सन 2000 में, ये भी आप याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 26वें, 27वें और 28वें राज्य के रूप में भारत में शामिल हुए हैं, यानी भारत में निर्माण हुआ है इनका। आपको पता है उत्तर प्रदेश से इनको अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया और बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया। तो इन राज्यों को अगर हम राज्यों की सूची में नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो 26वें, 27वें और 28वें रूप में ये आते हैं। ये भी प्रश्न आपको देखने को बार बार मिलेगा, इसलिए इन चीज़ें मैं आपको इसी तरह बता रहा हूँ कि आप कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलें। उसके बाद शुरुआती दौर में देखेंगे तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन्हें भी शामिल जो किया गया था भाषाई आधार पे। मणिपुर 19वें, त्रिपुरा 20वें और 21वें के रूप में मेघालय को शामिल किया गया है। नामों में परिवर्तन को लेकर अगर हम देखें तो 1950 में सबसे पहले बार संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, सबसे प्रथम बार। इससे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए नाम के परिवर्तन को लेकर जो अनुच्छेद 3 प्राप्त है आपको, उसका प्रयोग करके भारत सरकार ने संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा और 1950 में उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ। इस हिसाब से 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसके बाद पंडिचेरी था, उसको पोंडिचेरी कर दिया गया। फिर 2011 में सबसे लेटेस्ट जो हुआ है, जो अभी आप जानते होंगे, उड़ीसा का ओडिशा कर दिया गया। इसको आप मिला के एक अच्छे तरीके से इसे समझते हुए चलेंगे और जितना भी राज्यों का गठन हुआ है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही आज भी उसको फॉलो किया जाता है। आज भी उसी के मद्देनज़र किसी भी राज्य का गठन किया जाता है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है और बाकी राज्यों को, जो राज्य किसी भी आधार पर वहाँ उस प्रकार से विकास संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसके शासन व्यवस्था को, प्रशासन व्यवस्था को बांट के अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए इसे आगे भी राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही इसका सृजन किया जाता है। अब आपको इस पूरे क्लास में जितना भी मैंने फैक्ट्स बताया है, उन सारे फैक्ट्स को अगर आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि एक बेहतर कंटेंट है जो किसी भी मेंस के लिए और प्री के लिए पर्याप्त है। 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो आपका ये पूरा पार्ट है, इसे आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए। शुरुआती अनुच्छेद है 1 से 4 तक और अच्छे से इसे करके अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। अगले वीडियो में हम नागरिकता को देखेंगे और नागरिकता अधिनियम 1955 भी देखेंगे, यानी वो वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होगा। उसे आप पढ़ के और हमारे भी कंटेंट को उनसे मैच कराइएगा। इसी तरह पॉलिटी की तैयारी में लगे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार और सहयोग की आवश्यकता है आप पे। जो भी व्यक्ति इसे, ऐसे जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उसे तैयार करके कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहें। यही शुभकामना के साथ मैं संतोष कुमार झा आप सबका धन्यवाद देता हूँ।